को हमारे जज्बे को चैलेंज किया गया और वो चैलेंज किस शख्स ने किया, और वो शख्स है जो कि आरएसएस आइडियोलॉजी का प्रोपोनेंट है। वो शख्स जो कि बुचर ऑफ गुजरात है। वो शख्स जिसने कि अपने घुमंड से इंडिया को एक ऐसे नैरेटिव दिया कि वहां के लोगों को हकीकत से दूर कर दिया। ये गुज़श्ता जो लड़ाई हुई है इसमें दो तीन चीज़ें बड़ी अहम हुई हैं। एक कि जो नरेंद्र मोदी का मकरू चेहरा था वो आश्कार हुआ। दूसरा जो मोदी का जो नैरेटिव था वो डिस्ट्रॉय हुआ। इसके अलावा जिस तरीके से इंडिया ने एक फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन के जरिए बगैर तहकीकात किए हुए, देखें आप प्लीज टेक योर सीट। ये क्या पॉइंट ऑफ ऑर्डर? ये नहीं चाहते कि मोदी के खिलाफ बात हो। एक मिनट, ये बुनियादी तौर पे नहीं चाहते कि मोदी के खिलाफ बात हो। सेनेटर साहब, अगर आप तशरीफ रखें मैं जवाब दूंगा। मैं ठीक करता हूँ। ये देखें, आप तशरीफ रखें। सेनेटर साहब, आप अगर इंटरफेयर करेंगे लीडर ऑफ द अपोजिशन को, फिर इधर भी इंटरप्शन होगी। आप देखें आप तशरीफ। अच्छा सर, प्लीज सर ये नहीं चाहते और ये अंडरस्टैंडेबल है क्योंकि हमने हम इम्पोर्टेंट इशू हो रहा है। ये इम्पोर्टेंट इशू है। प्लीज एड्रेस द चेयर। प्लीज एड्रेस द चेयर। आप तशरीफ रखें, लीडर ऑफ द ऑपोजिशन आप बात करें। नहीं सर, हाउस को तो ऑर्डर में लाइन है बात सर। करें। अच्छा चेयरमैन साहब, रखें। चेयरमैन साहब देखें, जिस वक्त बहुत मौजू पे बात हो रही है, जिस मौजू पे बात हो रही है, ये नहीं चाहते कि मोदी के खिलाफ बात की जाए। ये एक इम्पोर्टेंट इशू पे बात हो रही है। आज सब खामोश हैं। तो सर, जिस तरह मोदी ने अपनी पूरी कुव्वत के साथ हमेशा पाकिस्तान को नुकसान पहुंचाने की पूरी कोशिश की है, चाहे वो इंटरनेशनल फोरम्स हो, चाहे वो उसकी अपनी अंदरूनी मुल्क हो, उसने हर जगह पाकिस्तान के मफादात को नुकसान पहुंचाने की कोशिश की है। मोदी ने यह भी साबित किया है कि एक ऐसा मुल्क जो कि न्यूक्लियर पावर है, उसने एक गैर जिम्मेदारी का सबूत देकर और एक फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन के नतीजे में पाकिस्तान पे अटैक कर दिया। पानी इंडस वाटर ट्रीटी को उन्होंने सस्पेंड कर दिया, और इंडस वाटर ट्रीटी को सस्पेंड करना बिल्कुल एक एक्ट ऑफ वॉर था, जो कि हमने अपने रेजोल्यूशन में भी, जॉइंट रेजोल्यूशन में हमने ये बात की थी। इससे यह भी साबित हुआ दुनिया को कि इंडिया एक रिस्पॉन्सिबल मुल्क नहीं है। जो एक इंटरनेशनल नॉर्म्स होते हैं, जिसमें के जितनी स्टेट्स हैं, जो कि इंटरनेशनल रिलेशंस का एक बेसिक प्रिंसिपल है कि स्टेट्स बिहेव इन अ रैशनल मैनर, तो इंडिया ने इरैशनली बिहेव किया, और स्पेशली उस सूरत में जबकि जो उसका
मुखालिफ था वो भी न्यूक्लियर पावर है। उन्होंने बुनियादी तौर पर पाकिस्तान को, उनका ख्याल ये था कि वो अपने इस हमले से पाकिस्तान को खामोश भी कर देंगे और दबाव में भी ले आएंगे। अब देखें, एक तरफ गैर जिम्मेदार लीडरशिप मोदी की सूरत में, जिसने के अटैक कर दिया पाकिस्तान पे। अगर हम भी यही करने लगें कि जो बलूचिस्तान में जो टेररिस्ट एक्टिविटीज़ होती हैं, हमारे रिसेंटली जो ट्रेन का हुआ था, उससे अलावा और कितने भी हमारे दहशतगर्दी के वाक़यात हुए हैं, खैबर पख्तूनख्वा में हुए हैं, अगर हम बग़ैर कोई तहकीक किए हुए, हम बग़ैर किसी उसके अगर हम इंडिया पे हमला कर देते तो फिर हमारे बारे में ये कहा जाता कि जी हम एक गैर जिम्मेदार मुल्क हैं, एक गैर जिम्मेदार न्यूक्लियर पावर है। ऐसी सूरत हाल में हमने ये देखना है कि इसका जो नतीजा था वो क्या था। दो, जिस तरह के अभी कहा गया कि इससे दो चीज़ें आश्कार हुई। एक कि कश्मीर का इशू इंटरनेशनलाइज हो गया, और दूसरा ये कि पाकिस्तान की जो दिफाई सलाहियतें हैं वो भी, उसकी भी एक झलक नज़र आ गई। मैं समझता हूँ कि जिस तरह से हमने दिफा किया है अपने मुल्क का, अफवाज पाकिस्तान, और बिलखुसूस मैं एयरफोर्स का जिक्र करना चाहूँगा, और मुझे बड़ा फ़ख्र है कि मेरा ताल्लुक़ एयरफोर्स से रहा है, GDP से। अब जिस तरह से उन्होंने इंटरनेशनल एयर वॉरफेयर के एक नए मायार मुरतब किए हैं, उन्होंने ये साबित किया है कि ये सिर्फ महंगा जहाज़ लेने से आपकी दिफाई सलाहियत बेहतर नहीं होती। ये ईमान की कुव्वत है, ये ट्रेनिंग है, ये वो कमिटमेंट है जिसके ज़रिए हमारे शाहीनों ने इंडिया के मुंह पे खाक मल दी। मैं सलाम पेश करता हूं उन पायलट्स को, एयरफोर्स को, उनकी पूरी टीम को बिलखुसूस, कि जिस तरह से उन्होंने हमेशा पुलवामा में हमारे सर फ़ख्र से बुलंद किया, उन्होंने इस वाक़ये में भी हमारी दिफाई सलाहियतों का एक शानदार मुज़ाहिरा किया। हम समझते हैं कि इस वक्त जो कामयाबी हमें मिली है उसमें एक बड़ी अहम वजह यह थी कि कौमी यकजहती। हमने ये देखा कि तमाम लोग इकट्ठे हो गए, हमारी बावजूद इसके कि हमारे साथ जो जुल्म सितम हुए, हमने उसको एक तरफ रखा और हमने कहा, हमारे लीडरशिप ने, हमारे चेयरमैन इमरान खान ने, हमारी पार्टी की बाकी क़यादत ने, हमने ये फैसला किया कि बात इस वक्त पाकिस्तान की है, और जब बात पाकिस्तान की होगी तो पाकिस्तान की सबसे बड़ी सियासी जमात होने के नाते जो हमारी जिम्मेदारी है वो हम पूरी तरह से पूरी करेंगे, और हम मुल्क के दिफा में बिल्कुल फुली एक हैं, और हम नहीं चाहते कि किसी वजह से ये तासुर मिले कि ये लोग आपस में इख्तिलाफ रखते हैं। हमारी पार्टी ने ये बात मुल्क के मफाद में की। उसके अलावा मैं ये समझता हूँ कि ये जंग तो सीज़ फायर की सूरत में रुक गई है, लेकिन देखें चेयरमैन साहब, हमारा दुश्मन बड़ा ही कठोर और बड़ा ही जिसे कहते हैं कि एक बुरी नीयत रखने वाला, उसका लीडर जो कि मोदी की सूरत में है, उसको पाकिस्तान से ऐसी नफरत है कि वो आराम से नहीं बैठेगा। हम ये समझते हैं कि ये कोई क्लोज ट्रांजैक्शन नहीं है, ये एक पर्टिकुलर इंसिडेंट हुआ, वो तो हो गया, लेकिन हमें अब ज़्यादा मोहतात रहना पड़ेगा।
और हमें ये एहतियात न सिर्फ अपनी दिफाई सलाहियतों का, जिसका कि उन्होंने एक टेस्टर देख लिया है, बल्कि हम चाहेंगे कि इस कामयाबी को के ऊपर चीज़ों को बिल्ड किया जाए। हमारी जो फॉरेन पॉलिसी है, हमारी जो मुल्क की इस वक्त एक हाई पे है, उसकी सूरत में हमें अपने लिए अपनी फॉरेन पॉलिसी में हमें इससे फ़वाइद हासिल करने हैं। ये नहीं है कि हम बस ये एक चीज़ हो गई, हमने तालियां बजा दी, हम खुश हो गए, एक यूफोरिया था वो कम हो गया और बस बात ख़त्म हुई। नहीं, हमने इसी पे बिल्ड करना है। हमने अपनी फॉरेन पॉलिसी को पूरी एग्रेसिवली फॉलो करना है पूरी दुनिया में, क्योंकि बदकिस्मती से मैं ये कहूँगा कि हमारी गवर्नमेंट का कोई जो एक रिएक्शन टाइम था वो भी डिलेड था। कुछ बयानात आए डिफेंस मिनिस्टर की तरफ से, इंफॉर्मेशन की तरफ से, उसने थोड़ा सा हमारे लिए थोड़ी सी एक मुश्किल सी पैदा कर दी। लेकिन मैं ये समझता हूँ कि हमें इन चीज़ों को अभी बहैसियत कौम देखना होगा, क्योंकि हमारे दुश्मन काफ़ी ताक में रहेंगे हमें नुकसान पहुंचाने के लिए, और उनके पास वसाइल भी ज़्यादा हैं, हमारे पास शायद उतने वसाइल नहीं हैं। ये वक्त है जिसमें कि हमने ये देखना है कि हमने अंदरूनी जो मसाइल हैं, जिसमें कि इकॉनमी है, जिसमें कि हमने अपने जस्टिस सिस्टम को, जिसमें कि हमने रूल ऑफ लॉ को, जिसमें हमने कॉन्स्टिट्यूशन की बालादस्ती के लिए कोशिशें करनी हैं। प्रॉब्लम यही है कि जब भी हम इकॉनमी की बात करते हैं तो वो इकॉनमी जो है एक नतीजा होती है आपकी बाकी सारी चीज़ों की, बाकी सारे जो भी आपके इदारे होते हैं उनकी परफॉर्मेंस से, आपके मुल्क का इमेज क्या है, आपके मुल्क की सलाहियतें क्या हैं। अगर तो हमने अपनी इकॉनमी को उसी तरह कमज़ोर रखा जिस तरह के हम हमेशा, अगर कर्ज़ों पे हम जिए, अगर हमें IMF की कोई किस्त मिल जाती है तो हम खुश हो जाते हैं और हमें ये किस्म का इंजेक्शन से मिल जाता है थोड़ी देर दूर जाने के लिए, इससे हमारी फॉरेन पॉलिसी ऑप्शंस बहुत रिस्ट्रिक्ट रहती हैं। अगर हम इकोनॉमिकली कमज़ोर होंगे, अगर हम इंटरनली कमज़ोर होंगे, तो हम एक्सटर्नल फ्रंट पे भी हम कमज़ोरी नज़र आएगी। इस वक्त जो ज़रूरत है वो ये है कि आप इस किस्म का एक माहौल पैदा करें, सिर्फ इक़्तिदार की सियासत ना करें। इस वक्त जो ज़रूरत है, अगर इसको आपने कंटिन्यू करना है, हम तो आदी हो गए हैं एक जुल्म व सितम के माहौल से पिछले 3 सालों से। अगर इस वाक़ये के बाद हमने एक बहैसियत एक कौम, एक स्ट्रॉन्ग कौम हमने आगे बढ़ना है, तो हमें मुल्क में पॉलिटिकल स्टेबिलिटी लानी होगी। पॉलिटिकल स्टेबिलिटी के अलावा कोई दूसरा रास्ता नहीं है। और पॉलिटिकल स्टेबिलिटी किस तरह होगी? सबसे पहले तो आप जो पॉलिटिकली मोटिवेटेड केसेस हैं उनको ख़त्म करें। जितने पॉलिटिकल प्रिजनर्स हैं, जो कि एक तारीखी रिकॉर्ड नंबर है, उसको आप वापस लें। इमरान खान, जो कि मेरा ख्याल है कि इस वक्त एक अहम तरीन जिम्मेदारी अदा कर सकता है बग़ैर इक़्तिदार के, क्योंकि उस शख्स का वो स्टेटस है, वो एक स्टैचर है, एक इंटरनेशनल रिकग्निशन है कि वो इस कामयाबी को मज़ीद एक कंसोलिडेट कर सकता है। हमें ये इस बातों पे, छोटी बातों पे, जिसमें कि हमने पूरे मुल्क को एक अजीब सूरत हाल में रख दिया है, हमें इस माहौल से निकलना होगा। हमें सियासी कैदियों को रिहा करना होगा। हमें जो बेस्ट माइंड है, बेस्ट लीडरशिप है, उसको बाहर लाना होगा, जो कि इमरान खान है। हमने इस मुल्क को एक बड़ी प्राइड के साथ, जिस तरह के हम आज फ़ख्र कर रहे हैं अपनी जो हमारी
जो मिलिट्री विक्ट्री है, इसी तरह हम अपनी लीडरशिप पे भी फख्र करें, वो लीडरशिप जिसको के अवाम की सपोर्ट हासिल हो। बदकिस्मती से हमारी जो एग्जिस्टिंग गवर्नमेंट है उनको अवाम की सपोर्ट हासिल नहीं है, इसलिए वो उस तरह से परफॉर्म नहीं कर सकते, उनकी वो इज्जत अफजाई नहीं होगी इंटरनेशनली जो कि एक प्रॉपर इलेक्टेड गवर्नमेंट जिसको कि अवाम का एतमाद हासिल हो, वो हुकूमत कामयाब रहती है। आखिर में मैं ये समझता हूँ कि जो इस वक्त सबसे ज़रूरी है कि हमने देख लिया कि जब कौम इकट्ठी होती है उसकी परफॉर्मेंस किस तरह होती है, और जब कौम मुंतशिर हो, कौम तकसीम हो, तो उस वक्त वो नताइज हासिल नहीं कर सकती। इसलिए ये बड़ा अहम है कि हम इस मुल्क में एक ऐसा माहौल पैदा करें जिससे कि हम द लास्ट टाइम आई वुड रिपीट कि जो अचीवमेंट हमने हासिल की है हमने इसके ऊपर बिल्ड करना है, इसको एक्सप्लॉइट करना है। वरना अगर हमारी पानी की जो थ्रेट है वो इस तरह रही तो हम तो बड़े स्ट्रेटेजिकली बड़े एक्सपोज हैं। ये मसला बहुत सीरियस मसला है, इसमें पाकिस्तान की बका का सवाल है, और हम इस सिलसिले में जो भी हमने अपनी वो करनी है पूरी कौम को ले, जिस तरह के अभी साबित हुआ, और क्या चैलेंज है जो आप पूरा नहीं कर सकते हैं। लेकिन अगर ये इसी तरह ही रहा कि जी इस्तेमाल किया और फेंक दिया, क्राइसिस आते रहते हैं कौमों की लाइफ में। हमारे मुल्क के बड़े मसाइल हैं, हमें इनको इस तरीके से हल करना होगा कि जिसमें कि हमारी इंस्टीट्यूशंस मजबूत हों। अब आपने देखा कि आर्म फोर्सेस की अगर इंस्टीट्यूशन मजबूत थी तो आपने जवाब दे दिया ना। इसी तरह अगर आपकी अदालतें आज़ाद नहीं होंगी, अगर हम ऐसी तरामीम करेंगे जिससे कि अदालत बिल्कुल उसके हाथों के नीचे आ जाए, अंगूठे के नीचे आ जाए, आज़ाद फैसले ना हो, पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन हो, हर तरह के झूठे केसेस बनाए जाएं और एक ऐसा तनाव मुल्क में रहे, तो कैसे हो सकता है? कौन कहाँ पे इन्वेस्ट करेगा जब रूल ऑफ लॉ नहीं होगा, कॉन्स्टिट्यूशन की अमलदारी नहीं होगी। अभी आपने देख लिया है कि लॉ मिनिस्टर साहब ने ये तावील दी कि जी खैबर पुख्तनख्वा में, अब देखें ये पॉलिटिकल चीज़ें होती हैं। अगर आपने खैबर पुख्तनख्वा के किसी भी वजह से अगर आप सिंसियर होते तो आपने पूरी कोशिश करनी थी कि जो रिजर्व सीट्स का इशू है, बाय द वे रिजर्व सीट्स लाहौर की नहीं है, वहां पे कैसे इलेक्शन हो गया है? 29 तारीख को हो रहा है, वहां पे रिजर्व सीट्स नहीं है? बिल्कुल है, उनकी भी कंपोजिशन चेंज होगी, तो वहां पे तो आप इलेक्शन करा रहे हैं। खैबर पुख्तनख्वा जैसा सूबा जो कि इस वक्त एक इतना चैलेंज सूबा है, उसके कितने मसाइल हैं, और आपने बिल्कुल एक सूबे को बिल्कुल, और फिर हाउस ऑफ फेडरेशन नेशनल असेंबली में बात होनी चाहिए, लेकिन दिस इज पर्टिकुलरली हाउस ऑफ फेडरेशन, मीनिंग देयर बाय इक्वल रिप्रेजेंटेशन फ्रॉम ऑल प्रोविंसेस। खैबर पुख्तनख्वा आधे बदल लिए फिर रहा है, उसके इलेक्शन नहीं होते हैं। आप कहें कि जी हमारा काम था, आपने लेटर लिख दिया, लेकिन बाकियों के भी लेटर लिखे थे ना आपने बाकियों के भी इलेक्शन करा दिए, हर सूबे में कर दिए। वाई खैबर पुख्तनख्वा स्टैंड्स आउट कि वहाँ के लोगों को नहीं मिल रहा, उसका जो रिप्रेजेंटेशन है उसका राइट नहीं मिल रहा। तो ये चीज़ें हैं जो कि कमज़ोर करती हैं। हमने बहुत पहले ये देखा था कि हमें नुकसान हुआ एक सूबे की वजह से, हमें उससे सीखना चाहिए। अब इसी तरह बलूचिस्तान है, लेकिन उनके लिए भी सारे सूबों में, तो यू हैव मेड खैबर पुख्तनख्वा स्टैंड आउट कि जी हमने खैबर पुख्तनख्वा के इलेक्शन नहीं करने, सानिया निश्तर का इलेक्शन नहीं करना, हमने पंजाब में कर दें क्योंकि वहाँ पे भी है, वहाँ पे भी ये रिजर्व सीट्स का इशू है, तो सिंध में भी था बिल्कुल।
बलूचिस्तान में भी, लेकिन नहीं, क्योंकि शायद ये ख्याल है कि वहाँ से पीटीआई के सेनेटर्स ज़्यादा मुंतखब हो जाएंगे तो उनकी तादाद बढ़ेगी। ये कितना, एक तरफ तो हम इतने बड़े बुलंदोबांग दावे कर रहे हैं कि हम मुल्क को ये कर दिया वो कर दिया, और अगर अंदरूनी आप देखें तो ये इस तरह की हालत होगी जब आप एक प्रोविंस को बिल्कुल आप मार्जिनलाइज करेंगे तो फिर मैसेज क्या जाएगा, फिर कैसी यूनिटी, कैसा कौम, कैसी वो, जबकि हम इस हाउस में रहते हुए ये हुकूमत वक्त कॉन्शियसली वो कर रही है कोशिश, क्योंकि इनको पता है कि जिस दिन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ नॉर्मल हालात में आ गई तो इनकी हुकूमत एक दिन नहीं ठहर सकेगी, और उसी वजह से ये हर किस्म का वो फस्ताई कानून ला रहे हैं, हर किस्म की ऐसी हरकतें कर रहे हैं। अब आप मुझे बताएं चेयरमैन साहब, मैं ये लास्ट कमेंट है, क्योंकि देखें एक तरफ ये कहती, कल पंजाब के चीफ मिनिस्टर की तकरीर सुनी, उसमें प्योरली जो माहौल बना हुआ था उसको ख़राब करने के लिए उनकी आप वो तकरीर सुन लें। ये कोई तरीका है जी कि कौम इस वक्त एक किस्म के एक हाई मूड में है, एक एंजॉय कर रही है, एक अपने आप में एक प्राइड आ रही है, एक सेल्फ रिस्पेक्ट आ रही है। दूसरी तरफ जो है तो पंजाब की चीफ मिनिस्टर वो ऐसी तकरीर करती हैं जो कि फिर पॉलिटिकल वो जिसे कहते हैं ना माहौल, जिस तरह के अभी इधर भी हुआ, उसको ख़राब करना। तो ये इस तरह से चीज़ नहीं होती, इस तरह से बात नहीं होती, इस तरह से बात नहीं होती। आप मुझे बात करने दें, और मैं अगर आपने ये माहौल दुरुस्त करना है, आप एक माहौल बनाएं। इस वक्त इक़्तिदार आपके पास है, ऑप्शंस आपके पास हैं, आप पूरी कोशिश से करें। जिस तरह के इस वाक़ये में आपने कोशिश की कि जी अपोजिशन भी साथ में मिल जाए, और बड़े अच्छे तरीके से हमने एक रेजोल्यूशन किया, पूरा एक शो किया दुनिया को। हमारे सोशल मीडिया ने अपनी कंट्रीब्यूशन की, हमारी पार्टी ने अपनी कंट्रीब्यूशन की, और करनी भी चाहिए थी, किसी पे एहसान नहीं है, हमारा मुल्क है, हम करेंगे, आइंदा भी करेंगे। लेकिन एज अ गवर्नमेंट आपको कुछ सोचना चाहिए कि आप ये इस किस्म की चीज़ों को और गलत फैसले, चाहे वो अदालती क्यों ना हो, उसकी टाइमिंग आप देख लें। तो मैं समझता हूँ कि ओवरऑल हमें इस इशू पे और भी मज़ीद दोस्त भी बातें करेंगे, लेकिन हम यही चाहते हैं कि मुल्क नॉर्मल हो, मुल्क नॉर्मलाइज हो, तनाव कम हो। ये जो झगड़े हैं, सियासी झगड़े हैं, इनको रिकंसाइल करें। हम इस तरह नहीं चल सकते हैं, हमारी इकॉनमी बहुत कमज़ोर है, और जब इकॉनमी कमज़ोर होगी तो हम किस तरह से, हम लड़ाई कैसे लड़ सकते हैं? लड़ाई के लिए ये तो पैसे चाहिए होते हैं, टैंक चाहिए होते हैं, जहाज़ चाहिए होते हैं, पेट्रोल चाहिए होता है, कितनी चीज़ें होती हैं। तो हमें अपनी मुल्क को, इकॉनमी को ठीक करना होगा, और जो इकॉनमी ठीक होगी, पॉलिटिकल स्टेबिलिटी आएगी, आइन और कानून की हुक्मरानी होगी, तो इंशाअल्लाह ये मुल्क बहुत आगे जाएगा। शुक्रिया जी। लीडर ऑफ द हाउस। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, नाहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिल करीम। शुक्रिया जनाब चेयरमैन। मैं समझता हूँ कि लास्ट टाइम जब हमने